Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some back questions, that is NCERT questions of chapter 5 in class 11 psychology. So let's get started. But before looking at the very first question, मैं एक चीज आपके साथ reiterate करूंगी या रिपीट करूंगी जो मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्लासेस में बताती हूँ जब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो देखो, आपको स्कोरिंग आंसर्स लिखने हैं. अब स्कोरिंग आंसर्स के लिए एक स्ट्रक्चर होता है या एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न पे मेरे साथ फोकस करो. सबसे पहले आप अपने आंसर को ना इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है. अब जब आप इंट्रोड्यूस करते हो उसके बाद आप आंसर के मेन बॉडी पे आओगे कि वो पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है. तो ये आपने बता दी मेन बॉडी. मेन बॉडी के बाद आप फाइनली अपने आंसर को एंड करोगे, ठीक है. तो एक हम उसे कंक्लूड करते हैं एंड जहां पे हमारे एग्जाम्पल्स रेलिवेंट है वो हमें मेंशन करने ही करने हैं. बिना एग्जाम्पल्स या इलिस्ट्रेशंस के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. एंड ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको इसका ध्यान रखना है, बट चाहे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्यों ना हो, एक आंसर ना हमारा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं. What is learning? What are its distinguishing features? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने ये बहुत ही पहली क्लास में पढ़ा है. तो अब हम हमारे आंसर की ओर देखेंगे. तो हमारे पास है लर्निंग, और हम हमेशा अपने आंसर में जो कीवर्ड्स है उन्हें हाईलाइट करेंगे, ठीक है. जहां पे सिंगल हाईलाइट करना है वहां सिंगल करेंगे, जहां पे डबल करना है वहां हम डबल भी करेंगे, क्योंकि एक आंसर में दो वर्ड्स भी हो सकते हैं. तो देखो, हम बताएंगे learning is defined as any relatively permanent change in behavior or behavioral tendencies, ठीक है. फिर हमें ये बताना है कि ये ड्रग्स के यूज, मेडिकल यूज या हैबिचुएशन से नहीं होता है. और तो और हम बताएंगे ये एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से आता है, ठीक है. एंड ये हमेशा परमानेंट रहता है. इसके बगैर अपना आंसर मत लिखना. खाली ये लिख दोगे कि चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, तो वहां पे मार्क्स सीधे सीधे डिडक्ट हो जाएंगे. फिर हम यही बताएंगे इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस से हम लर्निंग को इन्फर करते हैं, बट परफॉर्म करना, किसी टास्क को या कोई चीज में दिखाना, वो हमारी लर्निंग नहीं होती. ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है. फिर हम बताएंगे कि इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है आंसर का. तो हम एक एक करके सारे फीचर्स बताएंगे, जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे इट इज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है. हमेशा एक्सपीरियंस का यूज है, ऐसा नहीं है कि बस बैठे बिठाए हो गई. देन सेकेंड पॉइंट वी हैव बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू लर्निंग आर परमानेंट. ये हमेशा लिखना ही लिखना है, परमानेंट होता है लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू. फॉलोड बाय चेंजेस कॉज्ड बाय फटीग, ड्रग्स और हैबिचुएशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. एंड फिर हम बताएंगे साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड इन्फर्ड थ्रू परफॉर्मेंस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं, तो ये आपके आंसर में होना चाहिए. इसके बाद है इट अकर्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जिसमें होता है प्री टेस्ट, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड व्हेन यू रिकॉल कि आपने सीखा क्या था, ठीक है. तो इसी तरीके से आप अपने आंसर लिख के आओगे, आप अच्छा स्कोर करोगे. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. How does classical conditioning demonstrate learning by association? ठीक है, अब हमें पता है क्लासिकल कंडीशनिंग में हमेशा हमारी एसोसिएशन, स्टिमुलस स्टिमुलस हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक लिंक कर रहे हैं. तो हमेशा एसोसिएशन का मतलब होता है लिंक करना, इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है. अब देखो हम आंसर कैसे लिखेंगे. हम बताएंगे क्लासिकल कंडीशनिंग डेमोन्स्ट्रेट्स लर्निंग बाय एसोसिएशन थ्रू पेयरिंग्स. एंड पेयरिंग्स किसकी होती है? एक होता है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, और एक होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस. तो हम बताएंगे न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कंडीशनड विद अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट नेचुरली elicits a response, ठीक है, जो कि हमारा होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है. फिर हम बताएंगे आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग्स, ठीक है, हम बार बार पेयरिंग्स करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा CS, जो कि है हमारा कंडीशनड स्टिमुलस एंड begins to elicit a similar response now called the conditioned response और CR. इसका आपको ध्यान रखना है. अब ना एक एग्जाम्पल देंगे जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट कराया था पावलोव ने. तो देखो पावलोव ने क्या किया था. पावलोव ने बोला था कि मेरा एक डॉग है जिसपे मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया.
डॉग करता है सलाइवेट फूड को देख के, बट पावलोव देखना चाहता था कि क्या फूड के अलावा भी वो किसी चीज पे सलाइवेट कर सकता है। तो पावलोव ने क्या किया, इफ द साउंड ऑफ अ बेल इज रिपीटेडली पेयर्ड विद फूड द डॉग मे सलाइवेट टू द बेल, एंड यही पावलोव ने प्रूफ किया। फिर हम बचाएंगे जस्ट टू द बेल, एंड फाइनली अपना आंसर एंड करोगे आप, this illustrates SS learning where one stimulus becomes a signal for another. Now let us look at the next question. तो next question है, you have to define operant conditioning, discuss the factors that influence the course of operant conditioning. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्किनर ने बोली है जो कि है ऑपरेंट्स, तो वो हमारे आंसर में होना ही होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलंटरी बिहेवियर होता है, हम उसे देखते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दिस। तो हम बताएंगे operant conditioning is a type of learning in which voluntary behaviors which are called your operands, ये ही मैं बोल रही थी, ये आपको लिखना ही लिखना है। फिर they are learned, maintained or changed through their consequences known as reinforcers, यहाँ पे हम डबल हाईलाइट करेंगे reinforcers को, ठीक है। फिर हम बताएंगे कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि जिससे हम रीइंफोर्सर एडमिनिस्टर करते हैं, और वो दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, प्रेज दे देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, फूड, एंड नेगेटिव में क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जिससे हमें हार्म हो सकता है, ठीक है। फिर हम बताएंगे स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, और ये होते हैं कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंट या पार्शियल, ठीक है। फिर हम बताएंगे नंबर, अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये भी बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। उसके बाद हम बताएंगे डिले इन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब देखो, अगर आप डिले करते हो ना, वो गलत होता है। हमारी इमीडिएट जो होती है ना, वो हमेशा हमें ऐसे चुटकी बजा के क्विक रिस्पॉन्स देती है। फिर है हमारे पास नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स एंड इट्स कंट्रोलेबिलिटी बाय द ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a good role model is very important for a growing up child. Discuss the kind of learning that supports it. तो सबसे पहले एक चीज देखो, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमेशा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ना वो थोड़ा सा टच दे देता है पर्सनल, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे जाते ये क्वेश्चन, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे सोशल लर्निंग बाय बांडूरा। तो देखो हम इसे कैसे आंसर करेंगे, हम बताएंगे the kind of learning that supports the importance of good role model is observational learning, also called imitation, modeling or social learning by Bandura. अगर Bandura का नाम भी लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, but I would prefer कि आप नाम लिखो। उसके बाद है in this type of learning। अब देखो हम उस वैल्यू बेस्ड चीज को आंसर करेंगे। तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन करते हैं ऑब्जर्व एंड ये मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर एम्यूलेट होता है, या इसको आप कॉपी भी बोल सकते हो अगर आपको ये वर्ड टफ लगता है, बट लिखो अब एम्यूलेट ही अपने आंसर्स में। उसके बाद आप बताओगे Bandura's experiment with Bobo doll showed that children imitate behavior seen in others, especially if it is rewarded. बच्चों ने एग्रेसिव बिहेवियर तभी दिखाया था बोबो डॉल वाला जब उन्हें दिख रहा था कि रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये चीज हमें बतानी है। फिर हम बताएंगे children learn social behaviors, manners, language and roles through observing adults, peers and media, ठीक है। क्या क्या सोर्सेस है जिन्हें देख के बच्चे कॉपी करते हैं या एम्यूलेट करते हैं, एंड यहीं पे आपका आंसर एंड हो गया। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स फॉर स्टडिंग वर्बल लर्निंग। तो वर्बल लर्निंग में हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स देखे, तो हम वो एक एक करके समझाएंगे। तो देखो हम सबसे पहले वर्बल लर्निंग का मीनिंग बताएंगे, जहां पे हम वर्ड्स को ग्रास्प करते हैं। तो देखो हम इसे कैसे आंसर करेंगे, हम बोलेंगे वर्बल लर्निंग रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू वर्ड्स एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। एंड सबसे पहले हम बताएंगे पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग, जिसमें क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है जो स्टिमुलस होता है कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड के लिए। जैसे अगर कोई वर्ड होगा जेन, तो जेन अगर बोला तो उसे लूट की स्पेलिंग या लूट वर्ड याद होना चाहिए। सो वी विल से लर्निंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, वन इज प्रेजेंटेड एज अ स्टिमुलस एंड द लर्नर रिकॉल्स द रिस्पॉन्स टर्म, ठीक है।
अब सेकेंड मेथड हम बताएंगे जिसमें है हमारे पास सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग क्या होती है, जैसे 1 से लेकर 10 तक आपको पता है पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसा नहीं है 1 के बाद 3 आएगा, यानी आप एक ऑर्डर में चीजों को लिस्ट में याद रखते हो। सो learning items in a fixed sequence using the serial anticipation method, ठीक है, कि 1 के बाद तो हमेशा 2 ही आएगा, यही हम एंटिसिपेट करते हैं। एंड देन वी विल टेल फ्री रिकॉल फाइनली। तो फ्री रिकॉल क्या होता है, द नेम सजेस्ट कि आप जिस भी ऑर्डर में चाहो चीजें बता सकते हो, याद कर सकते हो। सो participants recall words from a list in any order revealing organizational strategies। and इस आंसर को हम कंक्लूड करेंगे बोल के these methods help understand association, retention and recall in verbal learning। and यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। now let us look at the next question। so the next question is, what is a skill? What are the stages through which skill learning develops? तो हमें अच्छे से पता है स्किल होती है हमारी एबिलिटी टू एफिशिएंटली या स्किलफुली डू एनी टास्क, ठीक है। तो अब देखो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे a skill is the ability to perform a complex task smoothly and efficiently such as reading, driving or writing, ठीक है। अब हम बताएंगे, हमारे फिट्स थे जिन्होंने बोले थे कि इसके क्या स्टेजेस हैं या फेजेस है, ये होता कैसे है। सबसे पहले हम बताएंगे कॉग्निटिव फेज। तो कॉग्निशन का मतलब हमेशा होता है नोइंग या अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट स्टेज में तो हम अंडरस्टैंड ही करते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट या इंफॉर्मेशन है इसे कैसे देखना है। उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव फेज, ठीक है। यहां पे अब हम एक लिंकिंग करने लग जाते हैं कि ओके 2 into 2 हमेशा 4 होता है, हम 2 and 2 के बीच का वो लिंक देख रहे हैं कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है बाय इटसेल्फ तो आंसर हमें हमेशा 4 मिल रहा है, ठीक है। यहां पे ना एरर्स आते हैं, फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में। और फाइनल स्टेज है हमारा ऑटोनोमस, जहां पे हमें पता है 2 into 2 4 है, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस एक सेकेंड में पता होता है। तो हम बोलेंगे परफॉर्मेंस बिकम्स ऑटोमेटिक एंड स्मूथ रिक्वायरिंग मिनिमल अटेंशन। बिना अटेंड करे भी अगर कोई नींद में भी पूछेगा 2 into 2 क्या है तो आप बोल दोगे 4 है। तो फाइनली देखो हम क्या बोलेंगे, practice leads to automaticity and transition between phases involves performance improvement, ठीक है। एंड यहीं पे हमारा आंसर एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है how can you distinguish between generalization and discrimination? तो देखो ये हमने पावलोव के एक्सपेरिमेंट के बाद देखा है क्लासिकल कंडीशनिंग में। तो देखो होता क्या है जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में। जनरलाइजेशन में क्या होता है, आप सिमिलर स्टिमुलस पे भी रिएक्ट करोगे। जैसे अगर डॉग ने सुनी फोन की रिंग तो फोन की रिंग पे भी सैलाइवेट करेगा। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, वो फोन की रिंग पे कभी सैलाइवेट नहीं करेगा, वो सिर्फ बेल की साउंड पे सैलाइवेट करेगा। अब यहाँ पे देखो हमने इसे कैसे आंसर किया, तो हम बताएंगे when a learned response CR occurs to similar stimuli, ठीक है। ये हमारी जनरलाइजेशन हो गई। एग्जाम्पल दे देंगे एक बच्चे का जो कि फियर करता है all men with black clothes after being afraid of one such person, ठीक है। उसने कोई इंसान देखा जो ब्लैक या डार्क क्लोथ्स में था तो उससे डरने लगा। अब हम डिस्क्रिमिनेशन बताएंगे। डिस्क्रिमिनेशन में हम बताएंगे when the learner responds only to the specific stimulus that was reinforced and not to others, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बच्चा है ना वो डज नॉट फियर अ क्लीन शेवन मैन इन ग्रे क्लोथ्स, और या तो ब्लैक भी क्यों ना हो, उसे पता है कि भाई सिर्फ एक ही कलर से डरना है, हर चीज से नहीं डरना। फिर हम बोलेंगे जनरलाइजेशन रिफ्लेक्ट सिमिलैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट डिफरेंशिएशन। एंड इसी के साथ हमारा आंसर एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे साथ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is motivation a prerequisite for learning? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटिवेशन क्या होती है, एक ड्राइव होती है जो आपको बोलती है कि यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू गो अबाउट दिस। तो हम देखो इसे आंसर कैसे करेंगे, हम बोलेंगे मोटिवेशन इज अ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट that will energize an individual or organism to act or fulfill a particular task। फिर हम बताएंगे इसमें it is essential for learning because, and then we will provide reasons। First, it will initiate action toward your goals, ठीक है, बिना इसके तो आप अचीवमेंट की ओर जाओगे ही नहीं। एंड इट सस्टेन्स एफर्ट एंड परसिस्टेंस, कि अगर मुझे पता है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है तो मुझे उस चीज को सस्टेन या कंटिन्यू रहना है, यानी परसिस्टेंस दिखानी है। फिर बोलोगे आप विदाउट मोटिवेशन लर्निंग एक्टिविटीज मे नॉट इवन बिगिन, ठीक है।
एक्टिवेट नहीं होगा या एक्टिवेशन होगी नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारे पास इट कैन बी इंट्रिंसिक और इट कैन बी एक्सट्रिंसिक, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसका मीनिंग समझो, मोटिवेशन ना, ये हम आगे मोटिवेशन के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे समझो इसका मतलब क्या है। इंट्रिंसिक क्या होता है, आपको एक अंदर से इनेट डिजायर बोलती है कि जैसे अगर पानी पीना है तो मेहनत करो, पानी भर के लाओ और पियो, ठीक है। वैसे ही लर्निंग फॉर इंजॉयमेंट, ठीक है, अंदर से मन को लगा कि इंजॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है कि आपको एक्सटर्नली पता है कि अरे मुझे इससे कुछ बेनिफिट होगा, जैसे कि अगर मैं अच्छा स्कोर करूंगा तो मुझे प्रेजेस या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the notion of preparedness for learning mean? तो देखो, प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है, आप बायोलॉजिकली रेडी हो क्या किसी चीज के लिए, यानी आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली रेडी हो कि नहीं हो। देखो इसका मतलब क्या है, हम किसी फिश को तो नहीं बोल सकते ना कि चलो उड़ के दिखाओ, फिश बायोलॉजिकली रेडी ही नहीं है, प्रिपेयर्ड ही नहीं है टू फ्लाई, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। अब देखो हम इसे कैसे आंसर करेंगे, हम बताएंगे preparedness refers to the biological predisposition of species to learn certain association more easily than others, ठीक है। एंड हम बोलेंगे imply क्या करती है, so it implies organisms are genetically equipped for specific kinds of learning। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फिश को हम नहीं बोल सकते कि फ्लाई करो या पेड़ पर चढ़ के दिखाओ। देन some tasks are easily learned, others are learned with difficulty and some cannot be learned at all। कोई फिश कभी भी स्विमिंग के अलावा फ्लाइंग नहीं सीख सकती, ठीक है। फिर हम बताएंगे इट वेरीज अक्रॉस स्पीशीज एंड लर्निंग टास्क, ठीक है। एप्स में लर्न कॉम्प्लेक्स एसोसिएशंस बेटर देन रैट्स, ठीक है। अब हम इसे देखो आंसर कैसे करेंगे फाइनल में। फाइनल में हम बोलेंगे प्रिपेयर्डनेस इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ कंटिन्यूम, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे साथ, जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग में हमने दो चीजें देखी थी, एक तो इनसाइट थी एंड दूसरी थी हमारी टोलमैन की लेटेंट लर्निंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोलर की इनसाइट बता देंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे आंसर करना है, हम बोलेंगे फॉर्म्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है, और कोलर की बताने से स्टार्ट करते हैं। जब सडनली पता है कि सोल्यूशन आ गया, आहा यूरेका मोमेंट कि अरे ये हमारा सोल्यूशन है। फिर हम बताएंगे शोन इन चिंपैंजीज यूजिंग टूल्स आफ्टर अ पॉज, ठीक है। चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट था, उसको शॉर्ट में बता दो। उसके बाद हम बताएंगे लेटेंट लर्निंग बाय टोलमैन, जहां पे रैट्स को एक मेज में डाला गया था एंड उन्होंने एक कॉग्निटिव मैप बनाया था। तो देखो हम क्या बोलेंगे, learning occurs without reinforcement but is only displayed when it is required, कि जब उन्हें पता चला कि एंड में तो फूड है मेज के। सो rats exploring a maze without rewards later show fast learning when food is introduced, ठीक है। कॉग्निटिव मैप बनाया था उन्होंने, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर हम फाइनली बोलेंगे बोथ फॉर्म्स फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस rather than stimulus response links। बिल्कुल, यहाँ पे कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ एक मेंटली उन्होंने जो भी अपने दिमाग में प्रोसेसिंग की है वो हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ी है, होता क्या है 0 से 18 ईयर्स के बीच में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ एरियाज में डेफिसिट्स होते हैं या कुछ ऐसे दिखाते हैं कि वो चीजों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसी ही हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। और इसे कैसे हम पहचान सकते हैं, क्या साइंस है, अब देखो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज मे शो द फॉलोइंग साइंस एंड द साइंस आर एज फॉलोज। डिफिकल्टीज इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, इनको बिल्कुल नहीं पिकअप होती चीजें, ठीक है, इनको डिसलेक्सिया होता है, उस कंडीशन को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। फिर हम बोलेंगे अटेंशन प्रॉब्लम्स होती है, इन्हें एडीएचडी के सिम्टम्स भी होते हैं कि ये अपना अटेंशन ही कहीं नहीं सस्टेन कर पाते एंड इधर से उधर चलते हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, एक जगह बैठ नहीं पाते। फिर हम बताएंगे पुअर ओरिएंटेशन इन स्पेस टाइम एंड कंफ्यूजन इन डायरेक्शंस। अगर इनको किसी नई जगह में डाल दो, नए क्लासरूम में डालो, नए स्कूल में डालो, तो इन्हें काफी टाइम लग जाता है समझने में कि एंटर कहां से होना है, एग्जिट कहां से होना है, ठीक है। फिर मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज, ठीक है, ट्रबल हैंडलिंग पेंसिल्स, ठीक है, इनकी डेक्सटेरिटी खराब होती है, ये ऐसे ऐसे होता है इनके साथ पेंसिल होल्ड करने के टाइम, ठीक है। फिर हम बताएंगे फेलियर टू फॉलो ओरल इंस्ट्रक्शंस। मैं अगर अभी पढ़ा रही हूं, मैं कुछ भी बोल रही हूं, इनको समझ ही नहीं आएगा, अगर मैं कह रही हूं बैठो, पेन उठाओ, ये नहीं समझ पाते इतनी छोटी चीजें भी। फिर मिसजजिंग सोशल क्यूज एंड रिलेशनशिप्स, इन्हें पता ही नहीं है इन्हें कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, इन्हें लग रहा है सभी तो फ्रेंड्स है, ठीक है। फिर हम बताएंगे परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है,
ये विजुअली ऑडिटरीली इनको चीजें समझ नहीं आती है, ठीक है। फिर डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है कि जब इनसे रीड नहीं होता, जैसे कि बी और डी इनको सेम लगता है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। और तो और दे मे हैव एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इनका आईक्यू बहुत लो होता है, बट दे रिक्वायर स्पेशल केयर और रेमिडियल क्लासेस, जहां पे इनको अलग से काउंसिल किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।